तनवीर शाह पिछले 3 घंटों से कमरे के बाहर टहल रहे थे। परेशानी के तमाम तासुरात उनके चेहरे पर अयां थे। नजरें दरवाजे के पट पर लगी थी कि कब दरवाजा खुले और दाई ज़हरा उन्हें कोई खुशखबरी सुनाए। इतने में तनवीर शाह के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अरे यार तनवीर शाह, सब्र रख, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने अपने छोटे भाई को हौसला देते हुए कहा। ओ भाई जी, आप कब आए? इतना कहकर तनवीर शाह अपने भाई के गले लग गया। भाई जी, मुझे अपनी फिक्र नहीं, मगर इस मर्तबा अगर वही कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। और बिल्किस बिल्किस तो पहले ही बहुत गमज़दा है। इतना कहकर तनवीर शाह अपने भाई के सीने से लगकर अपना गम हल्का करने लगा। मेरे प्यारे भाई, खुदा की जात पर भरोसा रख, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तू सोच रहा है। मेरा सोना रब बहुत गफूर और रहीम है और उसकी तरफ से कभी भी किसी इंसान ने कोई मायूसी नहीं उठाई। जो कुछ भी होता है वो सब हमारे गुनाहों का खमियाजा है। अल्लाह ने चाहा तो बखैर आफियत ये सारा मसला हल हो जाएगा। इतना कहकर वो दोनों भाई एक सोफे पर बैठ गए और दाई के बाहर आने का इंतजार करने लगे। लेकिन ये कहानी आज से शायद बरसों पहले शुरू हुई थी। तनवीर शाह की बीवी बल्कीस अपने बचपन से ही बहुत खुदसर और शरारती हुआ करती थी और उसे बचपन से ही खेतों में घूमने का बहुत शौक था। सुबह होते ही वो अपने घर से निकल आती और पूरा दिन इन खेतों और बागों में घूमती रहती। अपने माँ बाप की लाडली और इकलौती बेटी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। आज भी बिल्कीस को घर आने में देर हो गई थी। न जाने वो कितनी देर बागों में टहलती रही। और तो और अब भी उसके हाथों में कच्चे अमरूद और संतरे मौजूद थे। घर दाखिल होते ही उसकी वालदा मासी नजीरा ने उसकी जानिब मुस्कुराकर देखा। अरे बिल्कीस पुत्र, तुझे कितनी बार समझाया है कि इतने दिन घर से बाहर न रहा कर, लेकिन तू है कि रोज बरोज बिगड़ती ही जा रही है। मासी नजीरा ने अपनी बेटी बिल्कीस की नजर उतारते हुए कहा। ओहो अम्मा, तू तो बस सहमे ही परेशान हो जाती है। मैं तो जरा बाग तक ही जाती हूँ और वो भी तुझे पसंद नहीं। ये देखना, शीदे चाचे के बाग से मैंने कितने मीठे अमरूद और संतरे तोड़े हैं। इतना कहकर बिल्कीस ने बड़े बड़े अमरूद और संतरे अपनी माँ की झोली में डाल दिए। अरे मेरी सोनी धी, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुझे पता भी है कि उस बाग में आज सेब रहता है और तू तू है कि रोज वहां जाती है। तुझे पता भी है कि जब तू बाहर जाती है तो मेरा दिल अंदर से कितना परेशान रहता है। उन्होंने फिर से बिल्कीस के माथे का बोसा लेते हुए कहा। अरे अम्मा, ये सारी कहने वाली बातें होती है, कोई यहाँ सेब वासेब नहीं होता। और तुझे पता भी है कि मैं अकेली नहीं जाती, मेरे साथ मेरी बाकी सहेलियां भी मौजूद होती हैं। हमने तो वहां कभी कोई आसेब नहीं देखा, बिल्कीस ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। लेकिन मासी नजीरा अब भी कुछ परेशान थी। अच्छा पुत्र, तेरी मर्जी, बस मैं तो रब से यही दुआ करती हूँ कि वो बुरी घड़ी से हमें बचाए। और फिर जवान लड़कियों पर ये जिन भूत कुछ ज्यादा ही असर करते हैं। अरे बस अम्मा, छोड़ अब इन बातों को, मुझे भूख लग रही है। बिल्कीस ने अपनी माँ को फौरन ही टोक दिया और उसकी किसी बात पर अपना कान न धरा। वो तो एक मुंहजोर घोड़ी थी जो दिल की जमीन पर सरपट भागती थी। लेकिन आजकल अंदर ही अंदर बिल्कीस को भी एक तब्दीली सी महसूस हो रही थी। और वो ये थी कि जैसे ही दिन निकलता उसका दिल करता कि चाचे रशीद के बाग चली जाए। एक अनजानी सी कशिश उसे अपनी तरफ खींचने लगती। न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद ही चाचे शीदे के बाग की जानिब उठने लगते। वो अपनी सहेलियों के साथ काफी देर तक बाग में खेलती, लेकिन उन लड़कियों के लाख कहने के बावजूद बिल्कीस उस बाग में घंटों अकेली बैठी रहती। उसे खुद भी मालूम ना था कि उस पर ऐसा क्या जादू हो गया है, क्यों उसका दिल बार बार बाग में जाने को मचलता है कि बस पल भर को या फिर घड़ी दो घड़ी बाग में हो आओ। अपनी अम्मा की बातों को तो वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करती। हालांकि उसने अपने बड़ों से भी आसेब के बारे में सुन रखा था, लेकिन उससे डरने की बजाय उसे आसेब देखने का शौक था। इस सारे अरसे में उसे कभी आसेब तो नजर न आया, लेकिन वो जवान जरूर हो चुकी थी। वो और उसकी सहेलियां स्कूल से छुट्टी के बाद
रोजाना बाग की जानिब निकल जाती, बाग से फल तोड़कर खाती और आसेब को देखने का इंतजार करती। लेकिन शाम होने पर उन सबको मायूसी ही होती। जैसे जैसे वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, अब बाग में आसेब का इंतजार नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपने दुखड़े रोकर सुनाए जाते। मगर बिल्किस के दिल से अब भी आसेब देखने की ख्वाहिश खत्म नहीं हुई थी। वो अब भी उसे देखने की मुंतजिर थी। अगली रोज बिल्किस जब स्कूल से वापस आई तो उसकी माँ ने उसे आवाज दी, अरे बिल्किस पुत्र, जरा इधर तो आ। वो जो वड्डे चौधरी साहब का दावतनामा आया था, बेटा वो किधर है? मासी नजीरा ने पेटी का ढकना बंद करते हुए कहा। लेकिन बिल्किस ने उसे कोई भी जवाब ना दिया। वो किसी गहरी खामोशी में खोई हुई थी और मुसलसल छत को घूरे जा रही थी। उसकी माँ ने उसे फिर से बुलाया, लेकिन उस पर तो कोई असर ही ना हुआ। उन्होंने गुस्से से बिल्किस की जानिब देखा, लेकिन बिल्किस सख्ते की हालत में मुसलसल छत की जानिब देखे जा रही थी। मुझे तो लगता है ये लड़की पागल हो गई है। मासी नजीरा बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उनका रुख अब अपनी हमसाई की जानिब था, जिसे अपने साथ लेकर वो पीर फखर शाह के घर जाना चाहती थी। क्योंकि पिछले कई दिन से मासी नजीरा को बिल्किस की हरकतें थोड़ी अजीब लग रही थी। ना तो वो पढ़ती और ना ही घर के कामों में दिलचस्पी लेती थी, बल्कि पूरा दिन या तो बाग में गुजारती या फिर अजीबो गरीब हरकतें करती रहती, जैसा कि अभी कुछ देर पहले वो देख के आई थी। वो कई घंटों तक गुमसुम बैठे, कभी कमरे के कोने तो कभी छत की तरफ देखती रहती। थोड़ी ही देर बाद वो जन्नत बीबी को लेकर अपने घर वापस आई। अरे बिल्किस पुत्र, जरा इधर तो आना। ये तेरी मासी जन्नतों को पीर फखर शाह को दिखाना है। पता नहीं इस बेचारी के सर का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जल्दी से अपनी चादर ले और हमारे साथ चल। इतना कहकर मासी नजीरा अपने घर के दरवाजे पे खड़ी हो गई और बिल्किस का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो तीनों पीर फखर शाह के डेरे पर जा पहुंची। लेकिन बिल्किस को ये अंदाजा न था कि उसकी वालदा उसे दिखाने के लिए यहाँ लाई है। शाह साहब काफी देर तक तो अपने बाकी मुरीदों पर दम करते रहे, लेकिन जो ही वो थोड़ा सा फारिग हुए तो उन्होंने मासी नजीरा को मुखातिब किया। जी बीबी, क्या मसला है आपके साथ? उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने मासी नजीरा की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा। पीर साहब, ये जंतु है मेरी हमसाई। पता नहीं काफी दिन से इसके सर में दर्द है। एक तो मैंने इसे दम कराना है और दूसरा मेरी ये बेटी। इतना कहकर मासी नजीरा खामोश हो गई और पीर साहब बड़ी तवज्जो से जंतु, मासी और बिल्किस को देखने लगे। उन्होंने फौरन ही अपनी आंखें बंद की और अपने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। हर 2 मिनट के वक्फे के बाद वो अपनी आंखें खोलते और मासी जंतु के सर पर एक फूंक मारते। तकरीबन पिछले 10 मिनट से वो यही अमल दोहरा रहे थे, लेकिन बिल्किस वहां बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए और बाग में खेलने के लिए चली जाए। हाय बाग की तन्हाई, वहां पर तो कितने प्यारे फूल और फल लगे होते हैं, जिन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी सरशारी महसूस होती है। बिल्किस अपने दिल में अंदर ही अंदर ये बातें सोची जा रही थी। इससे पहले कि वो वहां से भाग खड़ी होती, पीर साहब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने बिल्किस के सर पर हाथ रखा और अपनी तस्बीह के दानों को तेजी से गिराने लगे। जैसे जैसे वो बिल्किस पर दम करते जा रहे थे, उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां होते जा रहे थे, जबकि उधर मासी जंतु और मासी नजीरा अजीब तजब्जुब का शिकार थी। थोड़ी देर बाद पीर साई ने आंखें खोली और बिल्किस की जानिब देखा, लेकिन पीर साहब को अपनी तरफ यूं मुतवज्जा देखकर बिल्किस ने अपनी आंखें झपका ली। ठीक है बच्चा, अब तुम लोग चले जाओ, लेकिन याद रखना, तुम लोगों ने एक हफ्ते तक मुसलसल यहाँ आना है और खासकर इस बच्ची को तो जरूर लाना। उन्होंने मासी नजीरा की जानिब देखते हुए कहा। जी जी, बहुत बेहतर पीर साहब। इतना कहकर मासी नजीरा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और बाहर जाने के लिए जैसे ही अपना कदम बढ़ाया तो पीर साहब की आवाज फिर से उनके कानों में टकराई। रुक जा बीबी, जरा 1 मिनट अकेले में मेरी बात सुन। मासी नजीरा ने जन्नत और बिल्किस को कोठी से बाहर चले जाने का इशारा किया और वहां खुद मुअद्दबाना तरीके से खड़ी हो गई। जी साईं जी, क्या कहना था आपने? देख माई, मैं जो बात कह रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुन। तुझे अपनी लड़की की कड़ी निगरानी करनी होगी
अगर बेहतरी चाहती है तो फौरन से इस बच्ची का ब्याह कर दे, नहीं तो। इतना कहकर पीर साहब खामोश हो गए, जबकि मासी नजीरा के चेहरे का रंग फक हो गया। साईं जी, खैर तो है, अपनी बात पूरी करे। वो सवालिया निगाहों से पीर साहब की जानिब देखने लगी। अरे माई, तुझे क्या बताऊं, इस पर ऊपरी है। इतना कहकर पीर साहब फिर से खामोश हो गए। ऊपरी? क्या मतलब पीर साहब? मैं कुछ समझी नहीं। बच्चा, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस लड़की के ऊपर किसी भूत का साया है। अगर तूने जल्द इसका ब्याह ना किया तो फिर ये सारी उम्र उसी की होकर रह जाएगी। पीर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मासी नजीरा की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। देख माई, इस लड़की पर एक जिन आशिक है जो एक अरसे से है। मेरे मौकलों ने मुझे बताया है कि उस जिन ने आज ही इस लड़की से निकाह कर लिया है। इसलिए अगर तूने जरा भी देर की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर पीर साहब ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। मगर मगर पीर साहब, इसका रिश्ता मैं इतनी जल्दी कहां से ढूंढूं? मासी नजीरा ने बेचैन होते हुए कहा। बीबी, तू फिक्र ना कर, मैं तुझे तावीज लिख देता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इसका रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन इतना याद रखना, इस तावीज को इसके तकिए में सी देना। जल्द ही इस लड़की का नसीब खुल जाएगा। ये ले, ये ये पड़ा हुआ पानी है, इसे बड़ी एहतियात से रखना और रोज इस लड़की को पिलाना। इतना कहकर पीर साहब ने एक तावीज और पानी की दम की हुई बोतल मासी नजीरा की जानिब बढ़ा दी और उसे जाने का इशारा किया। घर आते ही मासी नजीरा एक अजीब बेचैनी का शिकार हो गई थी। आखिरकार शब रोज की मेहनत से 3 दिन में उसने रिश्ता ढूंढ ही लिया। तमाम रसूमात बड़े एहसन तरीके से अंजाम पा गई, लेकिन बिल्किस अपनी अचानक शादी पर कुछ हैरान और परेशान जरूर थी। लेकिन वो गांव की एक भोली भाली लड़की थी, इसलिए उसने ज्यादा जरा ना की। मगर दिल ही दिल में वो अपनी इतनी जल्दी शादी हो जाने पर हैरान जरूर थी। और उधर तनवीर शाह भी बल्किस से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी तमाम पिछली यादों को भूलने लगी। वो अपने शौहर से ही बच्चों की तरह जिद किया करती और अपनी हर ख्वाहिश पूरी कराती। दोनों ही मियाँ बीवी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस फूल की खुशबू एक जिन के कब्जे में है। बस फिर वही हुआ जिसका पीर फखर शाह और मासी नजीरा को पहले से ही डर था। बल्किस और तनवीर शाह को जब ये इल्म हुआ कि अल्लाह पाक उन्हें बहुत जल्द खुशी देने वाला है, तो उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी और अपने आने वाले बच्चे का इंतजार करने लगे। आखिरकार आज वो दिन आ ही चुका था जब बिल्किस अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, जबकि तनवीर शाह कमरे के बाहर बड़ी बेचैनी में दाई के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अगले ही लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और दाई ज़हरा बाहर आई। तनवीर शाह ने फौरन ही घबराते हुए पूछा, अरे बीबी, सब खैर तो है? वो सवालिया नजरों से दाई ज़हरा को देख रहे थे। नहीं शाह जी, खैर नहीं है। आप फौरन अपनी वोटी जी को बड़े अस्पताल ले जाएं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना कहकर दाई ज़हरा फिर से अंदर चली गई और तनवीर शाह भी उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर दाखिल हो गया। उसने फौरन ही बेकरार होकर बिल्किस की जानिब देखा, लेकिन बिल्किस बेहोश थी और उसकी बगल में एक अजीबोगरीब किस्म का बच्चा लेटा हुआ था। इस बच्चे पर नजर पड़ते ही पीर तनवीर शाह एक लम्हे को घबरा गए, जबकि दाई ज़ारा पहले ही खौफ से थरा रही थी। शाह साहब, इस बच्चे नू ले जाओ और इन्हू दफना दियो। अगर तुहाडी वोटी नू होश आ गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जानी है। ये कहकर जहरा दाई खामोश हो गई। इतने में तनवीर शाह के बड़े भाई भी अंदर दाखिल हुए। शायद उन्होंने तनवीर शाह और दाई की सारी बातें सुन ली थी। बच्चे पर नजर पड़ते ही वो भी बुरी तरह से घबरा गए, लेकिन उन्होंने फौरन ही तनवीर को संभालने की कोशिश की। अरे भाई, इसमें भी खुदा की कोई मसलहत होगी, तू फिक्र न कर। बस इस बात का शुक्र कर कि वो तेरी बीवी की जान बचा दे, उन्होंने तनवीर शाह को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन अंदर ही अंदर से वो भी बहुत परेशान थे। इतने में बिल्किस को भी होश आने लगा और उसने दर्द से कराहती हुई एक आवाज निकाली, मेरा मेरा बच्चा। वो अपना हाथ बढ़ाकर अपनी बगल में लेटे हुए बच्चे को टटोलने लगी। ममता के वजूद ने उसे फौरन ही अपने बच्चे की तरफ मुतवज्जो किया था। वो अपने बच्चे की मौजूदगी को पाकर एक ठंडी सांस खारिज करना चाहती थी। उसने जैसे ही अपने बच्चे की तरफ नजर डाली तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई।
और वो अपनी पलकें झपकना भूल गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बिल्किस के दिल पर आरा चला दिया हो। उफ मेरे खुदा, भला ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी कोख में एक जिन की परवरिश की थी। ये एहसास ही उसके लिए बायसे नदामत था। आखिर उसकी क्या खता थी? क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? बस उस दिन के बाद हर पल वो यही सोचा करती। अब उसे अपने बचपन के तमाम वाकयात अपने जहन पर किसी फिल्म की मानद चलते हुए दिखाई देते। अब वो उठते बैठते ही खुद को कोसने लगी थी। उसे बचपन में आसेब दिखने का कितना शौक था और किस कदर वो शौक से चाचे शीदे के बाग में जाया करती। वो सारी बातें उसके लिए एक नदामत बन चुकी थी। इस वाकये के बाद बिल्किस बिल्किस ना रही। तमाम हंसी मजाक भूल गई। मुस्कुराहट तो उसके लबों से दूर ही रहती थी। बस चुप चुप सी रहती और घंटों खुद से ही सवाल किया करती। जबकि तनवीर शाह हर वक्त उसकी दिलजोई करता रहता, क्योंकि उसकी लाडली बेगम की कोख उजड़ चुकी थी। बस अब ये सिलसिला यूं ही चल पड़ा। हर बार हमल होने पर बिल्किस के घर एक जिन की पैदाइश होती और उधर बिल्किस अपनी कोख उजड़ने का मातम करती। उन्होंने कई पीरों फकीरों को दिखाया, लेकिन कुछ भी असर ना हुआ और ये मसला जूं का तू रहा। वो अक्सर अपने शौहर की गोद में सर रखकर घंटों रोती। शाह साहब, अगर मेरी कोख का यूं ही उजड़ना लिखा था तो काश मैं पैदा ही ना होती। बस मैं आपको बता रही हूँ कि अगर अब की बार ऐसा हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। इतना कहकर बिल्किस ने तनवीर शाह की गोद में सर रख लिया और जोर जोर से रोने लगी। अब जबकि खुदा की कुदरत से वही घड़ी फिर से आ पहुंची है, तो मैं अंदर ही अंदर से मरी जा रही हूँ। अगले ही लम्हे बिल्किस की आंखें हैरत से चमक उठी, जैसे उसके जहन में कोई उम्मीद की किरण जागी हो। उसे अचानक ही पीर फखर शाह का ख्याल आया और वो तनवीर शाह की गोद से उठकर बैठ गई। अरे शाह साहब, मैं मैं तो आपको बताना ही भूल गई। हमारी शादी से पहले मेरी माँ मुझे पीर फखर शाह के पास ले गई थी। उन्होंने शायद दम करके मुझे तावीज और पानी दिया, जिसकी वजह से जल्द ही मेरी आपसे शादी हो गई। क्यों ना हम पीर फखर शाह के पास चलें? जरूर जरूर उनके पास हमारे इस मसले का हल होगा। वो दीवानों की तरह तनवीर शाह को देखते हुए बोले जा रही थी। हाँ, सही कहा बिल्किस तुमने। क्यों नहीं, हम जरूर उनके पास चलते हैं। हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। चलो उठो, तैयारी करो। इतना कहकर वो दोनों मियाँ बीवी पीर फखर शाह के डेरे की जानिब चल दिए। बिल्किस को देखते ही पीर साहब ने उसे पहचान लिया। आओ बेटा, आओ। तुमने आने में बड़ी देर कर दी, लेकिन अब खुदा की कुदरत से जब वो वक्त दोबारा आ पहुंचा है तो उसकी ही रहमत से ये सारा काम अंजाम पाएगा। तूने बहुत इम्तहान दे दिया है। शायद इस बार रहमत खुदाबंदी अपना जोश दिखाए। उन्होंने बिल्किस पर दम किया और उसे पानी पड़कर पिलाया। जाओ बेटा, अल्लाह तुम पर करम करेगा, लेकिन याद रखना, नमाज पंज गाना अदा करना और हमेशा तहारत में रहना। खुदा ने चाहा तो वो जिन हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। बस उस दिन के बाद कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा ना हुआ और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। ये रात का वक्त था। चांदनी चटकी हुई थी और चांद अपने पूरे शबाब पर था। फिजा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। आज भी बिल्किस काफी देर तक रोते रोते सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो उसके कानों में तनवीर शाह की आवाज सुनाई दी। मुबारक हो, मुबारक हो बिल्किस। खुदा ने तुम्हारी गोद हरी कर दी। ये देखो, ये रहा तुम्हारा बेटा। इतना कहकर तनवीर शाह ने वो फूल जैसा बच्चा बिल्किस की गोद में लिटा दिया और उधर ज़ारा दाई खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो कमरे में झूमती हुई कभी अंदर तो कभी बाहर की तरफ जा रही थी। बिल्किस की खुशियां लौट आई थीं और वो अपनी गोद में लेटे हुए चांद को तक रही थी। उसने एक लंबी सांस भरी और आसमान की जानिब शुक्रगुजार नजरों से देखा, क्योंकि खुदा ने आज उस पर बड़ा ही करम कर दिया था। वो एक टिकटिकी सी बांधकर अपने बच्चे को देखने लगी और उसकी बोलती आंखों की जबान समझने लगी, जो कि उसे मुस्कुरा कर कह रहा था, मेरी अम्मा, इन आंखों ने बहुत दुख देखे हैं। अब मैं आ गया हूँ, तेरे सारे गमों को खुशियों में बदल दूंगा। उसकी प्यारी नजरों की ये खामोश जबान समझकर बिल्किस ने उसे फौरन ही अपने सीने से लगा लिया
और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार ये आंसू शुक्राने के थे। आज इस कहानी के आखिर में हम सब दुआ करते हैं कि जिन माओं की गोद अभी तक हरी नहीं हुई, खुदा जल्द से जल्द उनकी गोद हरी कर दे और उन्हें औलाद जैसी नेमत से सरफराज करे। आमीन। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।